किसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर फिर स्वागत है। मैं एक नया टॉपिक आज लेकर आया हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए चलिए। तो जैसा कि हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि रेजोनेंस केवल पाई इलेक्ट्रॉन को बताता है, पाई इलेक्ट्रॉन को ही वो जो भी बातें करती है पाई इलेक्ट्रॉन की, और सिग्मा बांड के बारे में उसने बात ही नहीं करता है। तो लेकिन ऐसा कुछ केस में देखा गया है कि जब सिग्मा बांड और पाई बांड एक दूसरे के एडजसेंट पोजीशन पे होते हैं तो ये भी डीलोकलाइजेशन प्रोसेस में चले जाते हैं, और इस तरह के डीलोकलाइजेशन प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, या इसका ऐसे ही डिफिनीशन लिख सकते हो कि व्हेन अ CH bond is present with pi band at the gap of one sigma bond. In this case, CH bond is delocalized towards the pi band, and this process is called hyperconjugation. तो आप देख सकते हो कि जैसे ये हमारा CH बांड है, ये हमारा CH बांड, तो इसमें हो क्या रहा है, यह जो CH बांड है पाई बांड की तरफ डीलोकलाइज होकर के डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा डबल बांड बन जा रहा है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, और जो ये हमारा हाइड्रोजन है वो कार्बन के बगल में ही वह मॉलिक्यूल को लीव नहीं करता, बस अट्रैक्शन में ऐसे वहाँ पर जुड़ा रहता है। फिर नेक्स्ट हम इस बांड को तोड़ रहे हैं, तो इस बांड को तोड़ रहे हैं तो इस हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, और यहाँ डबल बांड इस निगेटिव है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलने लगते हैं। तो इस तरह के कॉन्जुगेशन या डीलोकलाइजेशन को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जैसा कि यह जो एप्लीकेशन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल को करता है, और इसमें जो है कि सिग्मा बांड का इंटरेक्शन दिखाया जाता है, जैसे CH बांड या CC बांड किसी एक पाई बांड के साथ प्रेजेंट रहता है, उसमें ये सारी बातें हम करेंगे। तो इसमें लिखा है व्हेन ए कार्बन प्रोसेसिंग एट लीस्ट वन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू अनदर कार्बन बियरिंग एन अनसैचुरेटेड orbital or to an unsaturated carbon. There are more than one structure possible for the molecule. These result from the overlap of the bonding electron of CH sigma bond with 2p orbital of 2p और pi orbital of the adjacent carbon. जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 2p ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल, तो इन दिस केस आप देख सकते हो कि जैसे अगर कोई भी CH बांड अगर प्रेजेंट रहे विथ पाई बांड एट द गैप ऑफ वन सिग्मा बांड, तो इसमें CH बांड का डीलोकलाइजेशन होता है टुवर्ड्स पाई बांड। अगर सोचो कि एक केस ऐसा रहे जिसमें यही CH बांड रहे और p ऑर्बिटल के साथ प्रेजेंट, जैसे कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन का pz एटॉमिक ऑर्बिटल इम्पटी रहता, तो इसमें होगा क्या, यह जो CH बांड है यह p ऑर्बिटल में जाकर डीलोकलाइजेशन होगा। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बना सकते हो कि यह जो p ऑर्बिटल खाली है इस पे यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आता है, तो वही 2p ऑर्बिटल का हो गया, और ये एग्जांपल है पाई ऑर्बिटल के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो अब देख सकते हो जैसे कि द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउ बॉर्न बाय कार्बन एलोन एंड हाइड्रोजन इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एज ए प्रोटॉन। जो इसमें हाइड्रोजन रहता है, जैसे जो CH बांड हमारा यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, यहाँ जो CH बांड हमारा ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ जो प्रोटॉन जनरेट होता है वह मॉलिक्यूल को लीव नहीं करता है, वो इसी कार्बन के प्रॉक्सिमिटी में ऐसे रहता है, इसी का यह प्रोटॉन इसी कार्बन के प्रॉक्सिमिटी में ऐसे जुड़ा रहता है, और उसका कुछ आप देख सकते हो, और रिजल्ट में क्या होता है, इस कार्बन वाले पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से समझाया गया कि ये हमारा CH3 था, ये ये भी CH बांड और ये भी CH बांड। तो यहाँ क्या था हमारा, ये कोई कार्बोकैटायन था जिसपे प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखाएगा और pz एटॉमिक ऑर्बिटल को दिखाया गया। तो आप देख सकते हो कि यह जो CH बांड है, यह CH बांड p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि यह जो CH बांड का जो 2 इलेक्ट्रॉन था वह यह इलेक्ट्रॉन उठ करके इस p ऑर्बिटल में आ रहा है, यानी कि यह जो इलेक्ट्रॉन था वह सिग्मा बांड से सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमारा pz एटॉमिक ऑर्बिटल में डीलोकलाइज्ड हो रहा है, और यही बात उसने नीट 2016 में उसने पूछ लिया था, सॉरी AIPMT 2016 में पूछ लिया था। आइए आगे मूव करते हैं। इसके जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है हम उसको नो बांड रेजोनेंस भी कहते हैं, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में हम ये देख रहे हैं कि यह जो CH बांड जो है यह ब्रेक हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, CH बांड ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने के बावजूद भी वह जो प्रोटॉन बच रहा है यह मॉलिक्यूल को लीव नहीं कर रहा, सॉरी यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यह मॉलिक्यूल को
लीव नहीं कर रहा, उस कार्बन के प्रॉक्सिमिटी में ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, और यहाँ पर हाइड्रोजन थे, यानी कि यह जो प्रोटॉन जनरेट हो रहा है यह मॉलिक्यूल को लीव नहीं कर रहा, उसी के प्रॉक्सिमिटी में जनरेट रह रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो यहाँ पर लिखा है कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन आर इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन। जैसा कि आपको बताया गया है कि अब है कि जो स्ट्रक्चर में है नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कि सी एच और बॉन्ड सी एंड एच के बॉन्ड, सॉरी कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड नहीं है, और ऐसा क्यों है कि माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। फिर उसके बाद दिस डजंट इंडिकेट दैट हाइड्रोजन इनकम्प्लीटली डिस्ट्रैच फ्रॉम द मॉलिक्यूल। ऐसा ये नहीं है कि जो प्रोटॉन या H+ जनरेट हो रहा है वह मॉलिक्यूल को लीव कर रहा है, बल्कि उस कार्बन के प्रॉक्सिमिटी में रहता है, क्योंकि जो CH बॉन्ड होता है उसमें कुछ डिग्री आप आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह CH बॉन्ड यहाँ जा रहा है और इस पे निगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, और यह प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके अनदर एग्जांपल है कि टॉलुइन देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, यह पाई बॉन्ड है, यह सिग्मा बॉन्ड है, और ये हमारा CH बॉन्ड। तो इसमें होगा क्या, यह जो CH बॉन्ड है यह टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह की इंटरेक्शन को हम हेट्रोवैलेंट या सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्योंकि सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन का कुछ ऐसा एग्जांपल मिला नहीं है। सैक्रिफिशियल मतलब त्याग, या यह जो सैक्रिफिशियल वर्ड है सैक्रिफाइस से बना, यानी कि हो क्या रहा है इसमें, जो यह जो CH बॉन्ड आपको दिख रहा है, यह जो CH बॉन्ड दिख रहा है पाई बॉन्ड के साथ, यह हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन सेक्रीफाइस कर रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है। इसमें देखो लिखा, दिस इज so named because the contributing structure contain 1-2 electron bond less than the normal Lewis formula of the compound। यह जो आप इसको देख सकते हो कि जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रक्चर में चेंजेज क्रिएट हो रहे हैं। और फिर उसके बाद लिखा है कि मतलब एज प्रेजेंट केस में सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं मिला है इन केस ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन में। अब कुछ इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन का, उसको देख लेते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। तो एल्काइल कैटायन एंड देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो ये जो कार्बोकैटायन बनता है कहते हैं कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री इज लेस स्टेबल, उससे भी कम स्टेबल मिथाइल कार्बोकैटायन। तो ऐसा क्यों होता है कि कार्बोकैटायन एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, और दूसरी बात उसमें उस कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और p ऑर्बिटल खाली रहता है। और यह अगर p ऑर्बिटल एलॉन्ग CH बॉन्ड से रहता है तो उसी को हम बोल देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस ओवरलैप परमिट इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन टू हेल्प बाइंडिंग टुगेदर 3 न्यूक्लियस 2 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन। यानी कि जब हाइपर कॉन्जुगेशन आप करते हो तो उस 3 न्यूक्लियाई गोज डीलोकलाइजेशन की। इसका एक अदर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज 10 गेट डिस्पर्स्ड ओवर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्पेस, यानी कि जो कार्बोकैटायन पे हम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करा रहे हैं, मतलब जब कार्बोकैटायन बन रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप sp2 देखोगे और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो यह पॉजिटिव चार्ज वाया डीलोकलाइजेशन थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन लार्ज वॉल्यूम या लार्ज सरफेस एरिया में डीलोकलाइज हो रहा है। तो आप कहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस चार्ज आ रहा है डीलोकलाइजेशन की वजह से, फिर आगे मूव कर रहे हैं तो इस पे प्लस चार्ज आ जा रहा है, इस पे प्लस चार्ज आ जा रहा है, यानी कि यह जो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन पे था वह लार्ज सरफेस एरिया लार्ज स्पेस में डीलोकलाइज हो रहा है। जब कोई भी चार्ज लार्ज एरिया में डीलोकलाइज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जो कि इजिली कंफर्म बाय द प्रोसेस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन, यानी कि किसी मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। फिर उसके बाद लिखा यही कि 3 डिग्री, अब ये रेडिकल की बातें कर दी है कि 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री अल्काइल रेडिकल से, और सबसे कम जो होता है मिथाइल रेडिकल लेस स्टेबल होता है। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का देख लिया जाए तो एल्कीन हम किसे कहते हैं, जिसमें एटलीस्ट कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर यह हमारा कार्बन है और ये हमारा, यहाँ पर
p बॉन्ड है, ये हमारा, ये सारे क्या है, मतलब ये हाइड्रोजन है, यानी कि यह CH3 है और ये हमारा डबल बॉन्ड है। तो किसी एल्कीन से जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा कार्बन रहेगा उस एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। यानी कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर अब अगर आपको निकालना हो तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो किसी मॉलिक्यूल में, जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वही उसका हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन रहेगा। तो अल्फा अल्फा हाइड्रोजन का मतलब अगर कोई कार्बन हमारा है, अगर यह sp2 है तो इससे जो अटैच्ड कार्बन होगा ये हमारा अल्फा कार्बन होगा, और इससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन रहेंगे उन्हीं को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ देख सकते हो कि यह जो CH बॉन्ड है हमारा, ये हमारा एल्कीन है, और इस एल्कीन से हमारा यह अल्फा कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि अल्फा CH possesses partial ionic character and its electron get delocalized into the adjacent pi system. More the substituent, more is the opportunity for hyperconjugation, more stable is the alkene. यानी कि जितना ज्यादा CH बॉन्ड रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो कि स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इसके आप इजीली समझ पा रहे हो। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट, कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की कुछ बातें करी गई हैं कि ये हमारा एल्कीन है, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यानी कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। और ऐसे हम जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। जब सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसमें है तो यह सबसे ज्यादा स्टेबल है। और एक चीज और यहाँ पर देख रहे हो कि ये और ये इन दोनों को इसलिए से बताया गया है क्योंकि यह इनमें इस तरह के एल्कीन में और इस दोनों एल्कीन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, 6 है। तो सबसे ज्यादा इसमें है, तो यही एल्कीन हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आप इसी हाइपर कॉन्जुगेशन को नाथन बेकर इफेक्ट भी कहा जाता है या बेकर नाथन इफेक्ट, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन को इन्हीं दोनों साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन करा था। एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इज, आर्डर यहाँ पर दे दिया गया है आपका कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा और जो 0 डिग्री का होगा वो सबसे लेस स्टेबल होगा। द आर्डर इज रिवर्स व्हेन एल्काइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। अगर कोई हमारा एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच होगा तो यह आर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। आइए आगे मूव करते हैं कि वही मतलब इसको नाथन बेकर इफेक्ट कहते हैं। और CH3 मॉलिक्यूल यानी कि ये हमारा टॉलुइन है, ये CH बॉन्ड हमारा इसमें डीलोकलाइज्ड होगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, यही अंदर जाएगा, फिर निगेटिव चार्ज, फिर निगेटिव चार्ज। और यहाँ आप देख सकते हो कि हमने जब एक बारी इसको तोड़ा तो इतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलने लगे। आइए आगे मूव करते हैं। अब इन CH3 देयर आर 3 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम, यानी कि CH3 के पास अगर किसी sp2 कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है तो उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यानी कि 3 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटम है कि यहाँ से हमको 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हमारा यहाँ कोई ग्रुप था, जैसे CH2 है, CH3 है, और यहाँ कोई ग्रुप है और या कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो ये हमारा अल्फा कार्बन होगा और ये अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। और इसी को दिस एक्सप्लेन द रिवर्सल ऑफ ऑर्डर वेयर इलेक्ट्रॉन रिलीज इज नॉट बाय इंडक्टिव इफेक्ट बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को जब इंडक्टिव इफेक्ट जुड़ जाता है तो वो चीजें रिवर्सल ऑफ ऑर्डर हो जाती है, यानी जस्ट अपोजिट ऑर्डर हो जाती हैं। तो आप यहाँ आपका ये हाइपर कॉन्जुगेटर स्ट्रक्चर यह टॉपिक था, खत्म होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। बी ऑलवेज हैप्पी अगेन। थैंक यू।